इस अल्प विराम के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। अ, हम बात कर रहे थे कि किसी भी सामग्री को पढ़ने के लिए उसका संपूर्ण अर्थ जो है उसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर हम इसे इस रूप में समझें कि हम एक अनुच्छेद पढ़ रहे हैं और उस अनुच्छेद में जो विचार दिए हुए हैं, जो तथ्य दिए हुए हैं, उन्हें हम कितना समझ पा रहे हैं। हमारे पास जो शब्द ज्ञान भी है, हम उनके अर्थ भी जानते हैं और हमने अपना जो शब्द भंडार है उसे भी हम निरंतर बढ़ा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम किसी भी अनुच्छेद को पढ़ेंगे तो ये जो विचार हैं या तथ्य हैं, इन्हें हम आसानी से समझ सकते हैं। अगर कभी कहीं कठिनाई है तो तब भी हम उसका जो मूल भाव है उसके कहीं न कहीं पास तक हम पहुंच जाते हैं। तो आप जब भी कोई भी अनुच्छेद पढ़ें तो आप सबसे पहले ये जानने का प्रयास कीजिए कि अनुच्छेद में कौन-कौन से तथ्य दिए गए हैं या कौन-कौन से विचार आए हैं और इन सभी तथ्यों में और विचारों में मुख्य कौन-कौन से तथ्य और विचार हैं। और फिर इन सब बातों को आप अपने विवेक से, अपनी मेधा से, अपनी समझ से ये आकलन करने का प्रयास कीजिए कि इनमें ये जो बात कही गई है, ये कहाँ तक सही है या आप इन बातों से कहाँ तक सहमत हैं। तो इस तरह से आप किसी भी सामग्री को तो समझेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ आप उस पर अपनी राय देने में भी आप सक्षम हो पाएंगे। क्योंकि सिर्फ हमारे पास सामग्री रखी हुई है, हमने उसे पढ़ लिया है, तो ज़रूरी नहीं है कि हम उससे सहमत ही हों। कहीं न कहीं हम अपना दिमाग भी तो लगाते हैं। जैसे आप फ़िल्म देखते हैं, तो फ़िल्मों में आपको ऐसा कई बार लगता है कि नहीं, ये इस तरीके से कैसे हो गया? ये इसको कैसे पता चला कि ये जो इस तरह से ये जो घटना थी, ये इसके लिए यही व्यक्ति ज़िम्मेदार है। तो कहीं न कहीं हमारा जो अपना विवेक है वो भी लगातार कार्य करता रहता है। तो जब भी आप पढ़ें तब भी आप अपने इस विवेक का इस्तेमाल कीजिए और ये बात समझने का प्रयास कीजिए कि जो सामग्री है उसमें आपके लिए उपयोगी क्या है। तभी ये जो पढ़ने का कौशल है ये आप सही ढंग से समझ पाएंगे। तो यहाँ शिक्षार्थियों, हमने सामग्री का अर्थबोध कर लिया है और हमने इसे पढ़ना भी सीख लिया है। अगर अब हम कोई रचना पढ़ते हैं, हम कोई कहानी पढ़ते हैं या कोई घटना पढ़ते हैं, तो उसमें हम किन-किन बातों का ध्यान रखेंगे? वैसे तो आप खुद भी मुझे ऐसा विश्वास है कि आप खुद भी इस प्रक्रिया से लगातार गुजरते हैं। शायद आप इतने स्पष्ट ढंग से इस प्रक्रिया को परिभाषित नहीं कर पाते हैं या समझ नहीं पाते हैं, लेकिन हमने स्क्रीन पर आपके लिए कुछ इस तरह से एक ये बिंदु दिए हैं कि आप कोई भी सामग्री पढ़ते हैं तो उसमें अगर आप पढ़ते हैं तो क्या घटना कोई घटी है तो उसका कारण क्या है, किन कारणों की वजह से ये घटना घटी है। या आप जैसे कोई कहानी पढ़ रहे हैं तो आप किसी भी उस कहानी के पात्र का स्वभाव कैसा है, उसका चरित्र कैसा है, उस चरित्र से उस कहानी में किस तरह से प्रवाह बन रहा है, किस तरह से आप उस पात्र के प्रति सहानुभूति रख रहे हैं या आप में कोई क्रोध आ रहा है। तो इस तरह से आप खुद भी उस रचना से, उस कहानी से आप भी जुड़ाव महसूस करते हैं। और ये जुड़ाव शिक्षार्थियों तभी आता है जब आपको पढ़ने में आपको आनंद आता है। अगर आपको आनंद नहीं आता है तो ये जो पढ़ना है ये एक औपचारिकता रह जाती है। तो जब हम इस तरह से सीखते हैं, इस तरह से पढ़ते हैं, तो हम ये भी जान पाते हैं कि किसी भी रचना में लेखक क्या संदेश दे रहा है, क्या कहना चाहता है, क्या वो किसी विषय पर क्रोधित है
और उसने अपना क्रोध इस रचना के माध्यम से प्रकट किया है? क्या कोई सामाजिक इस तरह की कोई रीति रिवाज है जिसके प्रति उसमें रोष है, उसमें नाराजगी है? वो आपको बताना चाहता है कि किस तरह से आप भी इस जो रीति रिवाज हैं या किसी भी प्रक्रिया है या कोई कुरीति है कह सकते हैं, उसके प्रति आपको भी जागृत करना चाहता है। तो उसके संदेश की जो स्पष्टता है, वो संदेश आपके लिए उपयुक्त है, आप क्या समझते हैं? ये सब बातें आप किसी भी रचना को बहुत अच्छे ढंग से पढ़कर ही समझ पाते हैं। ये सभी बातें आपके लिए भी उतनी ही आवश्यक हैं जितनी किसी अन्य व्यक्ति जो इस सामग्री को लिख रहा है उसके लिए है, क्योंकि लेखक का भी एक संदेश है, उस संदेश के माध्यम से ही वो आप तक पहुंचता है। तो उसके जो संदेश की जो सार्थकता है वो तभी होगी जब आपने उस संदेश को एक तरह से कह सकते हैं डिकोड किया है। तो आप उसे डिकोड कैसे करेंगे? आप उसे कई बार पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद ही आप क्योंकि वो संदेश आपको स्पष्ट रूप से पंक्तियों में नजर नहीं आएगा। उन पंक्तियों में जो सामग्री दी हुई है, उस सामग्री के जो परिप्रेक्ष्य हैं, उन्हीं के माध्यम से आप उस संदेश को समझ पाएंगे और तभी आप उस रचना के बारे में, उस घटना के बारे में, उस सामग्री के बारे में आप अपने विचार रख पाएंगे। कई बार आप देखते हैं कि आपको परीक्षा में प्रश्न इस तरह से मिलते हैं कि अगर आप इस स्थिति में होते तो आप क्या करते? तो आप उस स्थिति में आप इस प्रश्न को तभी समझ पाएंगे जब आप समझ पाएंगे कि यहाँ जिस बारे में बात हो रही है वो स्थिति क्या है। वो स्थिति जानने के लिए आपको उसे पढ़ना ज़रूरी है और पढ़ने के लिए आपको इन सभी चरणों से गुजरना बहुत ज़रूरी है शिक्षार्थियों। तो हम इसमें आगे चलते हैं शिक्षार्थियों, और यहाँ हम बात करते हैं कि अपठित जो हमारे रचनाएं हैं, जैसे परीक्षा में हमारे पास अपठित गद्यांश हमारे लिए आता है या अपठित कविता आती है, तो हम उसे किस तरह से पढ़ें उस पर, क्योंकि जाहिर सी बात है कि परीक्षा में है, हम उसकी तैयारी करते हैं, लेकिन उसके लिए क्योंकि वह अपठित है तो हमारे पास उसकी कोई विशेष तैयारी नहीं होती है। हम बस हमें पढ़ना आता है, हम ये समझ सकते हैं कि किस तरह से हम इन किसी भी अनुच्छेद में जो तथ्य दिए गए हैं, विचार दिए गए हैं, हम उसे समझें। हमने अभ्यास किया है। ये बिल्कुल उसी तरह से होता है शिक्षार्थियों, जैसे गणित में आप अलग अलग जो फॉर्मूले हैं आपको वो पता है और आपके सामने किसी भी तरह का प्रश्न आता है तो आप वही फॉर्मूला लगाकर आप उस प्रश्न को हल करते हैं। तो इस तरह से ही ये कार्य करता है। तो जो अपठित गद्यांश हैं उसमें हम किस तरह से उसे हल करेंगे उसमें, क्योंकि जब हम कोई प्रश्न देते हैं तो उसमें एक अनुच्छेद होता है और अनुच्छेद पर आधारित कुछ प्रश्न शामिल होते हैं। जैसे आपके अभ्यास के लिए हमने एक अनुच्छेद यहाँ पर रखा है और ये अनुच्छेद हमारी पाठ्य सामग्री से ही लिया गया है। शायद आपने ये अनुच्छेद पढ़ा हो, आपके लिए ये अनुच्छेद मैं पढ़ती हूँ और इस पर आधारित कुछ हमारे प्रश्न हैं, तो उस पर भी हम बात करेंगे। जैसे जनसंख्या की वृद्धि, इस पर आपके अपने भी विचार बहुत मायने रखते हैं। आप खुद भी भारत की जो जनसंख्या की वृद्धि है उसके बारे में भी आप विचार करते होंगे, तो उसी पर आधारित ये अनुच्छेद है। जनसंख्या की वृद्धि भारत के लिए आज एक विकट समस्या बन गई है। ये समाज की सुख संपन्नता के लिए एक भयंकर चुनौती है। महानगरों में कीड़े मकोड़ों की भांति अस्वास्थ्यकर घोंसलों में आदमी भरा पड़ा है। न धूप, न हवा, न पानी, न दवा,
पीले दुर्बल निराश चेहरे। यह संकट अनायास ही नहीं आया है। संतान को ईश्वरीय विधान और वरदान मानने वाला भारतीय समाज ही इस रक्त बीजी संस्कृति के लिए जिम्मेदार है। चाहे चाहे खिलाने की को रोटी और पहनाने को वस्त्र न हो, शिक्षा को शुल्क और रहने को छप्पर न हो, लेकिन अध भूखे अध नंगे बच्चों की कतार खड़ी करना मानो जन्मसिद्ध अधिकार हो। यही कारण है कि प्रतिवर्ष एक ऑस्ट्रेलिया यहाँ की जनसंख्या में जुड़ता चला जा रहा है। यदि इस जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण न हो सका तो हमारे सारे प्रयोजन और आयोजन व्यर्थ हो जाएंगे। धरती पर पैर रखने की जगह नहीं बचेगी। भारत की जनसंख्या इसी गति से बढ़कर सन 2000 में 1 अरब तक जा पहुंची थी। तो इस अनुच्छेद पर आधारित कुछ प्रश्न हैं। जैसे ये पहला प्रश्न है कि जनसंख्या वृद्धि भारत के विकास के लिए चुनौती क्यों है। ये बहुत ही स्वाभाविक प्रश्न है। अगर जनसंख्या वृद्धि पर बात हो रही है और आप अखबार भी पढ़ते होंगे, आप अपने मित्रों को, घर में बड़ों को बात करते हुए भी सुनते होंगे, तो ये एक बहुत ही ज्वलंत विषय है जो आप कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से आपने पढ़ा या सुना होगा। तो आप इस बारे में भी अपने विचार आप रख सकते हैं। और समाज की सुख संपन्नता जनसंख्या पर कैसे आश्रित है, तो ये प्रश्न भी आप जब इस अनुच्छेद को दोबारा पढ़ेंगे और इसमें आपका जो पूर्व ज्ञान है आप उसे भी शामिल करेंगे, तो आप इस पर भी अपने विचार रख पाएंगे। तो इस तरह से यहाँ एक प्रश्न है कि इस अनुच्छेद का सार 1/3 शब्दों में आप लिखिए। तो जो हमारा अगला कार्यक्रम होगा सार कैसे लिखें, इसमें हम आपको ये जो प्रक्रिया है ये समझाएंगे कि किसी भी सामग्री का सार कैसे लिखा जाता है। तो आप उस कार्यक्रम को अवश्य देखिए, तो इससे भी आप समझ पाएंगे कि अगर अपठित गद्यांश आपके लिए आता है और उसमें आपको सार भी लिखने के लिए कहा जाता है, तो आप उसे इस तरह से लिखेंगे। और साथ में किसी भी अनुच्छेद में एक बहुत ही सामान्य सा प्रश्न रहता है कि इस अनुच्छेद का उचित शीर्षक लिखिए। तो जब आप उस अनुच्छेद को 1 बार 2 बार आप पढ़ लेते हैं तो आप उसका जो मूल भाव है उसे बहुत अच्छे ढंग से समझ लेते हैं। तो आप उस मूल भाव पर आधारित आप शीर्षक बना सकते हैं, उसे आप लिख सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि कोई भी अपठित गद्यांश आपके लिए आए, आप उसे 1 बार 2 बार अवश्य पढ़िए। उसे पढ़ने के बाद ही कई बार शिक्षार्थी क्या करते हैं कि वे सबसे पहले प्रश्न पढ़ते हैं और प्रश्न पढ़कर वे अनुच्छेद की तरफ जाते हैं और वहाँ पर उन्हें कोई उससे मिलता जुलता अगर आप उन्हें कोई उत्तर दिखाई देता है कि यही इसका हो सकता है, तो वो अपनी समझ से उसे ही लिख देते हैं। तो ये प्रक्रिया मेरे मतानुसार ठीक नहीं है। आपको अनुच्छेद को 1 बार 2 बार अवश्य पढ़ना चाहिए। अगर आवश्यकता हो तो आप तीसरी बार भी पढ़िए। उसके बाद आपको ये बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप इन प्रश्नों के उत्तर कैसे देंगे। तो शिक्षार्थियों, ये था हमारा अपठित गद्यांश। अब हम बात करते हैं अपठित कविता कैसे पढ़ें, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से अगर देखें तो अपठित कविता भी हमारे प्रश्न पत्र में अवश्य आती है। तो अपठित कविता की तैयारी करना भी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो पहली बात इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि सिर्फ परीक्षा की दृष्टि से मत पढ़िए। अगर परीक्षा की दृष्टि से पढ़ेंगे तो आप कहीं न कहीं वो जो पढ़ने का जो आनंद है उससे आप वंचित रहेंगे। आप सामान्य अपनी प्रक्रिया में जब भी आपके पास समय हो आप पुस्तकें अवश्य पढ़िए। तो जब आप पुस्तकें पढ़ेंगे तो आप एक आदत में पढ़ना आपकी आदत में शामिल हो जाएगा। और जब आप गद्य में काफ़ी रुचि से आप पढ़ेंगे, आप कुछ
पुस्तकें पढ़ लेंगे तो उसके बाद मैं समझती हूँ कि आपको कविता, क्योंकि एक बहुत ही गंभीर विधा है और उसमें बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ा अर्थ, बहुत बड़ा संदेश छिपा होता है, उसके बाद आप कविता को अच्छे ढंग से समझ भी पाएंगे और उसका आनंद भी ले पाएंगे। तो अपठित कविता को पढ़ना और समझना आपके लिए कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि गद्य के मुकाबले थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण है। तो इसके लिए आप पढ़ने का प्रयास निरंतर अपना बना कर रखिए। तो अपठित कविता में हमने एक उदाहरण आपके लिए रखा है और ये जो उदाहरण है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की ये कविता है, एक बूंद। आपने शायद ये कविता पहले भी पढ़ी हो, तो इस कविता को हमने यहाँ पर चुना है और आप इस कविता को जब पढ़ेंगे तो मैं समझती हूँ कि एक बार पढ़ने के बाद आप इसका लगभग 70% आप समझ पाएंगे और एक बार अगर आपने और पढ़ ली तो आप पूरी की पूरी कविता इसे अच्छे ढंग से आप समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत ही आसान हिंदी में लिखी हुई कविता है। हालांकि इसका अर्थ, जो भाव है, आप इसको बहुत सोच विचार के आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि इसका अर्थ जो है वो एक गंभीरता लिए हुए है। तो ये कविता आपकी स्क्रीन पर है शिक्षार्थियों। ये कविता हम पढ़ते हैं। ये है एक बूंद। एक बूंद जो निकलकर बादलों की गोद से थी, अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जी में लगी, आह क्यों घर छोड़कर मैं यूं कढ़ी, दैव मेरे भाग्य में है क्या बदा, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, गिर पड़ूंगी चू अंगारे पर किसी, या गिरूंगी मैं कमल के फूल में, बह गई उस काल कुछ ऐसी हवा, वह समंदर और आई अनमनी, एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, वह उसी में जा गिरी मोती बने, लोग यूं ही हैं झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु अक्सर छोड़ना घर का उन्हें बूंद सा कुछ और ही देता है कर। तो शिक्षार्थियों, ये कविता आपने सुनी और ये कविता अपने आप में एक बहुत ही प्रेरक कविता है, जो आपको 2 बार 3 बार पढ़ने के बाद आपको वाकई लगेगा कि क्या कविता लिखी है, कितनी सुंदर कविता लिखी है। लेकिन जब आप इसे पढ़ते हैं या सुनते हैं तो आपने ये बात, इस बात पर आपने ध्यान दिया होगा कि आपको इसका अर्थ समझने में कहीं भी कोई भी कठिनाई नहीं हुई। और यहाँ आप देखेंगे कि आपको शब्दकोश देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ आप देखेंगे शिक्षार्थियों कि इस तरह से अपठित कविताएं भी हैं और अपठित गद्यांश भी हैं। आप गद्य हो या कविता हो, आप अधिक से अधिक पढ़िए। इसका और कोई, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, शॉर्टकट नहीं है। आप जो प्रक्रिया मैंने आपको बताई, इस प्रक्रिया को आप इस्तेमाल करते हुए आप अलग अलग विधाएं पढ़िए, आप कहानियाँ पढ़िए, आप कविताएं पढ़िए, अखबार पढ़िए। अखबार में भी बहुत सुंदर और बहुत ही कह सकते हैं कि विचारपूर्ण लेख मिलते हैं, तो आप उन्हें पढ़िए। और जब आप उन्हें पढ़ेंगे तो, और उसके बाद जब आप हमारी पाठ्य सामग्री पढ़ेंगे तो आपके लिए एक तरह से बहुत ही सहायक अनुभव रहेगा। बहुत ही कह सकते हैं कि आपको अच्छा लगेगा कि आपने बाकी रचनाएं पढ़ी हैं, बाकी विधाएं पढ़ी हैं और उसके बाद आपके लिए पाठ्य सामग्री
पढ़ना, उसे समझना किसी भी तरह से कठिन नहीं होगा, क्योंकि हमारी जो सामग्री है वैसे ही बहुत ही सुनियोजित ढंग से, बहुत ही व्याख्यात्मक ढंग से प्रस्तुत की गई है। हाशिए पर कठिन शब्द भी दिए गए हैं, बहुत ही अच्छे ढंग से आपको हर बिंदु पर समझाया भी गया है, स्पष्ट किया गया है, चर्चा की गई है, तो कहीं भी आपको समझने में उसमें दिक्कत नहीं होगी। तो इसके लिए बस एक ही तरीका आपके लिए है कि आप इस पर कार्य करना आरंभ कीजिए। इसमें हम कुछ ऐसे बिंदु भी हैं जिन पर हम ध्यान दे सकते हैं कि हम मौन रहकर पढ़ेंगे, समझकर पढ़ेंगे, पढ़ने का दिखावा नहीं करेंगे, सचमुच पढ़ेंगे, कविताओं को सस्वर पढ़ेंगे और उसकी जो लय है, उसकी झंकार है, उसका आनंद हम उठाएंगे। कठिन शब्दों को भी हम देखेंगे, लेकिन पढ़ते हुए हम इन पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। कोई भी रचना पढ़ेंगे और उसके बाद हम इन शब्दों पर जानने का प्रयास करेंगे, उनका अर्थ जानेंगे। मूल पाठ को हम ज़रूर पढ़ेंगे और उसके जो केंद्र बिंदु हैं उन पर हम अवश्य ध्यान देंगे। तो हमारी जो सामग्री है उसमें जो पाठगत प्रश्न हैं, आप उनके उत्तर दीजिए और उसके बाद उन उत्तरों से आप अपने उत्तर आप मिलाइए, और अगर उत्तर गलत हैं तो आप दोबारा से इन्हें पढ़िए और सवाल के उत्तर देने का प्रयास कीजिए। इसी तरह से पाठांत प्रश्नों के भी उत्तर आप अवश्य दीजिए और उनका अभ्यास कीजिए। तो शिक्षार्थियों, ये इस तरह से मैं समझती हूँ कि हम किसी भी सामग्री को पढ़ने का अभ्यास हम कर सकते हैं। तो यहाँ हम इस बात का ध्यान रखें कि जो हमारी सामग्री है उसका शीर्षक क्या है, उसके मुख्य बिंदु क्या हैं। अगर उस सामग्री में कोई चित्र दिए हुए हैं, कोई आंकड़े दिए हुए हैं, कोई तालिका, कोई इस तरह की सामग्री दी हुई है, हम उसका भी अध्ययन करें। तो शिक्षार्थियों, ये हमारी चर्चा रही कि हम कैसे पढ़ें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस चर्चा से कम ये प्रेरणा ज़रूर मिली होगी कि आज आप जब जाएंगे तो एक नई पुस्तक उठाएंगे और उसे पढ़ने का प्रयास करेंगे और निरंतर आप इसका निरंतर अभ्यास करेंगे और पढ़ना जो है वो आपके लिए एक आनंददायक अनुभव में बदलेगा। एक नए कार्यक्रम के साथ, एक नए पाठ के साथ हम आपके साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।